जय हिंद। इस वीडियो में हम जो है कक्षा 10 का एनसीईआरटी विज्ञान है उसका अध्याय नंबर 3 को समझेंगे। ठीक है, इसके पहले सभी अध्याय को मैं जो है डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम जो है अध्याय 3 को डिटेल से समझेंगे। ठीक दोस्तों, ये जो हमारा एनसीईआरटी है इसमें बहुत ज़्यादा रामायण दिया है। ठीक है, तो हमें रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन हाँ चलेंगे हम जो है अपने एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, एनसीईआरटी में जो हमारा दिया है टॉपिक उसी टॉपिक के हिसाब से हम जो है आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में देखिए सबसे पहला जो टॉपिक हमारा दिया ये दिया है भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा पहला टॉपिक एनसीईआरटी में है कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो चलिए ठीक है, हम धातुओं के भौतिक गुणधर्म को समझते हैं। तो देखिए अध्याय नंबर हमारा 3 है धातु और अधातु। इसको इंग्लिश में कहेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स। दोस्तों थोड़ा थोड़ा हम जो है हम लोग इंग्लिश भी सीखते चलेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेसिक इसका। हिंदी मीडियम से है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। ठीक, तो देखिए हमारा सबसे पहले है कि धातु और अधातु, इसको इंग्लिश में कहेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स। पहला टॉपिक हमारा है कि धातु के भौतिक गुणधर्म। धातु के भौतिक गुणधर्म, इसको इंग्लिश में कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। सबसे पहला इसमें है हमारा चमक। तो जो हमारे धातु होती हैं, देखिए लिखे धातु की सतह चमकदार होती है। ठीक है, जो धातुएं होती हैं वो उनकी सतह क्या होती है, चमकदार होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम जो है सोना और चांदी ले सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है कठोरता, यानी कि जो हमारे धातु होती हैं, धातुएं होती हैं वे सामान्यतः कठोर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं लोहा और तांबा। लोहा हम लोग देखते हैं क्या कठोर होता है, तांबा भी कठोर होता है, लेकिन इसका जो है 3 अपवाद हैं। कौन कौन से अपवाद हैं? अपवाद में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो होते हैं ये हमारे मुलायम होते हैं। है तो ये जो है धातुएं हैं, ये भी धातुएं हैं, लिथियम सोडियम और पोटेशियम ये भी धातुएं हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये मुलायम होते हैं। ये तीनों क्या हमारे अपवाद हैं। ये जो तीनों हैं ये हमारे इतने मुलायम होते हैं कि इनको हम जो है चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम इनको हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा अपवाद है, ये अपवाद को याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है जो है ऑब्जेक्टिव में या और सब में ये पूछता है। ठीक है, तो अब चलिए इसके आगे समझते हैं। धातु के भौतिक गुणधर्म में अगला टॉपिक हमारा है रूप अवस्था। रूप या अवस्था, जो हमारी धातुएं होती हैं या और सब पदार्थ होते हैं वे किस रूप में पाए जाते हैं या किस अवस्था में पाए जाते हैं। अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा लिखा है कमरे के ताप पर ठोस जो होते हैं ताप पर ठोस होते हैं, यानी कि जो हमारा धातु होता है वे कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। कमरे का ताप यानी कि सामान्य ताप, सामान्य ताप हमारे क्या होते हैं 20 से 40 तक, यानी 20 to 40 डिग्री सेल्सियस तक हमारा ये क्या है, ये सामान्य ताप है। ठीक है, देखिए उसके बाद हमारा अगला है आघात वर्धता। ठीक है, आघात वर्धता का मतलब होता है कि जिसको हम पीट कर चादर बना सकें। मीन्स या लिखा हमारे देखिए आघात वर्धता मीन्स जिसको पीट कर हम चादर बना सकें। इसे देखिए नाम से ही स्पष्ट है क्या, आघात वर्धता मीन्स आघात जिस पे प्रहार करें, और वर्धता मीन्स बढ़ जाए, मीन्स जिस पे प्रहार करें और वो बढ़ जाए यानी कि टूटे ना, तो उसी को क्या कहते हैं, आघात वर्धता। आघात वर्धता में क्या हमारा देखते हैं लिखा है धातुओं को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो धातुएं हमारी होती हैं उनको पीट कर हम पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लोहे की चादर। लोहे की चादर देखिए हम लोग जो हमारे मकानों में हम लोग ला के लगाते हैं, जिसको चद्दर या करकट ऊपर लगाते नहीं बरसात से, जो हमारी सुरक्षा करता है, उसको देखिए उसको भी पीट कर जो है बड़ा किया रहता है। ठीक है, तो अगला हमारा इसमें है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि जिसको हम खींच कर या तार बना सकें। ठीक है, तन्यता। आगे देख लीजिए धातुओं को पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है, यानी कि जो धातुएं होती हैं उसको हम खींचकर पतले तार बना सकते हैं। ठीक है, लिखिए यह है तांबे के तार। तांबे के तार हमारे कई आते हैं, एल्युमिनियम के तार आते हैं, तांबे के तार आते हैं, ये सब हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, धातु के भौतिक गुणधर्म में अगला हमारा विद्युत व ऊष्मा के चालक, यानी कि धातुएं जो होती हैं वो देखिए इसमें लिखा है विद्युत व ऊष्मा के चालक,
यानी कि चालक जिसमें ऊष्मा प्रवाहित की जा सके। लिखा है कि विद्युत यानी ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं कि नहीं होते हैं, उसको देखते हैं। लिखा है सामान्यतः विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। जो हमारे धातु होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, अपवाद दो हैं, ठीक है। सीसा और पारा जो है ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक मीन्स होता है जिसमें ऊष्मा या जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा सके। विद्युत के कुचालक होंगे। चालक मीन्स जिसमें ऊष्मा या विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। चालक मीन्स चल के जा सके, और कुचालक जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जाए, ठीक है, वो कुचालक होता है। तो ये जो हमारा सीसा है और पारा है ये जो है ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये दो हमारे अपवाद हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या है, चांदी और तांबा। कभी कभी हमारा एक क्वेश्चन एक पूछता है बहुत कि जो है वह कौन सी धातु है जिसमें सबसे अधिक विद्युत रन करता है यानी दौड़ता है, तो हमारा चांदी हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा विद्युत किस में रन करता है, चांदी में, ठीक है। धातु के भौतिक गुणधर्म में अगला टॉपिक हमारा है घनत्व। घनत्व यानी कि सामान्य, अब देखिए घनत्व तो लिखा है सामान्यतः घनत्व और गलनांक अधिक होता है। इस धातुएं जो होती हैं उसका घनत्व और हमारा गलनांक अधिक होता है। गलनांक मीन्स होता है ऐसा टेम्परेचर, ऐसा ताप जिस पे जो है वो पिघल जाए यानी द्रव अवस्था में आ जाए, ठीक है। तो वो जो है गलनांक होता है। तो इसमें देखिए लिखा है सामान्यतः जो हमारे धातु होते हैं उसके गलनांक और घनत्व दोनों क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो लेकिन इसके अपवाद दो हैं। दो अपवाद कौन कौन से हैं, देखिए ये सोडियम और पोटेशियम जो है इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ये हमारे घनत्व में दो अपवाद हैं ये धातु में, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है ध्वनि से ही, ठीक है, यानी कि जो ध्वनि उत्पन्न करे। देखिए लिखा है धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो धातुएं होती हैं वो हमारी अगर कठोर सतह से टकराएंगी तो वो क्या करेंगी, वो आवाज़ उत्पन्न करेंगी, ठीक है। जैसे घंटी ले लीजिए, हमारे स्कूल में घंटी लगी रहती है ना, उसको बजाया जाता है, बजाते हैं चपरासी। और साइकिल की भी घंटी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ऑक्साइड, यानी कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। इसको मैं जो है हम लोग अम्ल क्षारक और लवण वाले चैप्टर अध्याय नंबर 2 में पढ़े हैं, ठीक है। इसको पहले ही पढ़ चुके हैं कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वे क्षारक प्रवृत्ति की होती है, ठीक है। धातु की भौतिक गुणधर्म के बाद अगला टॉपिक हमारा आता है अधातुओं के भौतिक गुण। चलिए अब समझते हैं कि अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। इसको इंग्लिश में कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो देखिए उसमें मैंने क्या पढ़ा था, सब टॉपिक वही चमक पढ़ा था, कठोरता पढ़ा था, रूप और अवस्था पढ़ा था, आघात वही जो है हम लोग अधातुओं में भी देखेंगे। लेकिन धातुओं में वो अलग था, ये जो है धातुओं में अलग था, अधातु में अलग होगा, ठीक है। लेकिन यही जो टॉपिक है यही सेम इसके आधार पर इसको जो है अधातु के भी भौतिक गुणधर्म को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चमक। तो चमक लिखा है अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती। धातुओं के क्या हम लोग पढ़े थे, धातुओं के पढ़े थे कि जो है उसकी सतह चमकदार होती है, लेकिन अधातुओं की सतह क्या होती, चमकदार नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन ही ले लीजिए, ठीक है। कार्बन जो है उसकी सतह चमकदार नहीं होती। लेकिन इसका अपवाद एक है कि आयोडीन की सतह जो है चमकदार होती है, ठीक है। आयोडीन जो होता है वो देखिए चमकीला होता है, लेकिन बाकी और सभी जो अधातुएं हैं वो क्या होती हैं, वो चमकदार नहीं होती। ये इसका एक अपवाद है। अगला टॉपिक हमारा आता है कठोरता। जो धातु हमारी थी वो क्या होते थे, कठोर होते थे, लेकिन जो अधातु हैं अधातु हमारे जो होते हैं कठोर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोयला ले लीजिए, ठीक है। इसका अपवाद एक है, हीरा जो है कठोर होता है। हीरा एक जो है क्या है, अधातु है, लेकिन कभी कभार हमारा क्वेश्चन में पूछा सबसे ज़्यादा कठोर, ये जो हीरा है ये हमारा धातुओं से भी कठोर होता है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह कौन सा अधातु है या वह कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक कठोर होता है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा हीरा। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगला देखिए हमारा क्या है, रूप और अवस्था, यानी कि जो अधातुएं होती हैं वो किस रूप में पाया जाता है। तो देखिए लिखा है कि कमरे के ताप पर गैस या ठोस अवस्था में होते हैं। कमरे के ताप पर यानी सामान्य ताप पर, सामान्य तापमान कितना है 20 to 40 डिग्री तक। जिस समय इस टाइम का जो टेम्परेचर है जहाँ हम लोग रूम में बैठ के देख रहे हैं वीडियो, इसको
ये जो है ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। तो जो है लेकिन इसका अपवाद क्या है, ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। जो ब्रोमीन होता है ये जो है हमारा किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। लिखा है आगे, ये देखिए। लेकिन इसमें हमारा क्या है, जो अधातुएं होती हैं कमरे के ताप पर गैस या ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। सामान्यतः ताप पर गैस या ठोस अवस्था में होंगे अधातुएं, ठीक है। लेकिन जो धातु हमारा था वो क्या था, वो ठोस अवस्था में था, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक अपवाद हमारा था, मरकरी जो था वो किस अवस्था में था, द्रव अवस्था में, ठीक है। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म में अगला टॉपिक हमारा है आघात वर्धता। आघात वर्धता मीन्स जिसकी हम चादरें पीट कर चादरें बना सकते हैं, वही उसी को क्या कहते हैं, आघात वर्धता। जिसका आघात देखिए नाम से ही स्पष्ट है, इसको मैंने पहले ही बताया कि मीन्स जो जिस पे प्रहार हो, आघात हो और बढ़ जाए। देखिए लीजिए अधातुएं जो होती हैं वो आघात वर्ध नहीं होती, यानी कि अगर हम इसको पीट के बड़ा करना चाहेंगे तो ये टूट जाएंगी, बढ़ेंगी नहीं, इसका हम चादर नहीं बना सकते, ठीक है। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म में अगला टॉपिक हमारा है तन्यता। तन्यता मीन्स क्या होता है कि जिसके हम तन कर यानी बड़ा करके तार बना सकते हैं, वही तन्यता, ठीक है। तो देखिए अधातुओं को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता, यानी कि अधातुएं जो होती हैं उसके हम तार नहीं बना सकते। जो धातु हमारी थी उसके हम लोग क्या करते थे, तार बना लेते थे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत जो हमारी, देखिए आगे लिखा है विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जो हमारी अधातुएं होती हैं वो जो है ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन मतलब मीन्स उसमें हम ऊष्मा या विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन इसका एक अपवाद है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट किसको कहते हैं, जो पेंसिल में हमारी नोक लगी होती है ना, वही हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो कभी इसकी गलती मत करना कि पेंसिल जो है उसका नोक ग्रेफाइट, उसको अगर बिजली में डाल के उसको पकड़ लेंगे ना तो लाइट मार देगा, ठीक है। तो यानी कि ग्रेफाइट इसका क्या है, अपवाद है। तो अगला है हमारा घनत्व। सामान्यतः घनत्व और गलनांक कम होते हैं। जो आधातुएं होती हैं उसके जो है घनत्व और जो है गलनांक कम होता है, ठीक है। और जो हमारी धातुएं थी उसका क्या था, अधिक था, ठीक है। तो ध्वनिक अगला है हमारा ध्वनिक। धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करते। जो हमारी देखिए ध्वनिक मीन्स ध्वनि उत्पन्न करते, देखिए अधातु जो होता है टकराने के बाद आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन जो धातु था वो जो है सतह से टकराने के बाद आवाज़ करती थी, ठीक है। तो अगला हमारा है इसमें ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड देखिए अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। जो हमारे धात्विक ऑक्साइड थे वो क्या थे, क्षारीय प्रवृत्ति के थे, लेकिन जो अधात्विक ऑक्साइड हैं वो हमारे क्या होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बाद अगला टॉपिक हमारा है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। एनसीईआरटी में देखिए हमारा इसमें भी लिखा है, एनसीईआरटी में धातुओं के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। चलिए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। चलिए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को इंग्लिश में कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। इसमें भी फिर हमारा देखिए अगला टॉपिक है धातुओं को की वायु के साथ अभिक्रिया। मीन्स जो हमारी धातुएं होती हैं वो वायु के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया देती हैं, ठीक है। वायु यानी कि वायु को हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जो धातुएं होती हैं वो कैसी अभिक्रिया देती हैं, क्या बनाते हैं, चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए हमारा लिखा है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है धातु प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स वायु, ठीक है। क्या बनाया, धातु ऑक्साइड, जो भी धातु जुड़ जाएगा उसके साथ ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए लिखा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कॉपर ये हमारा धातु है, ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हमारा क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड, जो एक धातु ऑक्साइड है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हमारा है कि एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। देखिए ये एल्युमिनियम धातु है, ये ऑक्सीजन हमारा क्या है, इसको वायु या हवा कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है हमारा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है।
तो धातुओं की वायु के साथ अपक्रिया के बाद आगे हम समझते हैं धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अपक्रिया करते हैं। ठीक है, देखिए धातुएं ऑक्सीजन के साथ, इसको इंग्लिश में डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी धातुएं होती हैं वो कुछ धातुएं होती हैं जो ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करती हैं। ठीक है, और कुछ जो है हमारी जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से क्रिया करती हैं, और कुछ जो है धातुएं होती हैं जो हमारी ऑक्सीजन के साथ क्रिया ही नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये लिखा है वो इसीलिए देखिए लिखा क्या लिखा, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अपक्रिया करती हैं। चलिए आगे समझते हैं धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से अपक्रिया करती हैं। देखिए पहला हमारा लिखा है कि जो सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है वायु में अगर जरा सा भी आ जाए तो वो तुरंत क्या होता है, आग पकड़ लेता है, जिसे इसी को रोकने के लिए क्या रखते हैं, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में इसको रखते हैं। मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें जो है ऑक्सीजन नहीं होती है तो आग लगने का डर नहीं होता। ये हमारा अक्सर क्वेश्चन पूछा करता है कि जो है सोडियम या पोटेशियम को जो है केरोसिन में क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर यही होगा कि केरोसिन में जो है ऑक्सीजन नहीं होती, जिससे आग लगने का भय नहीं रहता। ठीक है, तो अगला देखिए हमारा लिखा मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक सीसा पीवी लेड इसको कहते हैं, जिसको सीसा, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जो धातु को सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए ये जो हमारा मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक ये लेड सीसा, ये सब की जो हमारी जो धातुएं होती हैं, जैसे ये धातु है। ठीक है, तो ये जो है धातुएं जो हमारी होती हैं जब ये वायु के संपर्क में आती है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में, तो धीरे धीरे इसके ऊपर जो है धीरे धीरे एक ऑक्साइड की परत जम जाती है। जब ये ऊपर से एक ऑक्साइड की परत जम जाती है तो ये जो है हमारा जो ये तत्व है यानी सीसा है या मैग्नीशियम एल्युमिनियम है, इसको जो है ये सुरक्षा प्रदान करने लगता है। ठीक है, यही इसमें लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हमारा लिखा कि फेरस जो होता है, फेरस यानी कि लोहा, वायु में गर्म करने पर कोई अपक्रिया नहीं करता, लेकिन लौह चूर्ण मीन्स लोहे का चूर्ण या बुरादा को गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। यानी कि लोहा जो है अगर उसको जो है वायु के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये जो है कोई अपक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके चूर्ण को अगर हम जो है वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये तेज़ी से जलने लगता है। ठीक है, तेज़ी से, यानी कि हम कह सकते हैं जो है लोहा जो है वो वायु की उपस्थिति में कोई अपक्रिया नहीं करता, लेकिन जो उसका चूर्ण होता है वो वायु की उपस्थिति में अपक्रिया करता है। ठीक है, तो देखिए आगे लिखा है कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। जो कॉपर होता है यानी कि कॉपर का जो तार और होता नहीं है, देखिए वो अक्सर जो है जो वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता लेता है, उस पर जो है काले रंग की परत जम जाती है। ठीक है, तो इसलिए देखिए गांव घरों में जो हमारा कॉपर का तार होता है उस पर लोग कहते हैं क्या, जंग लग गया, बहुत ज़्यादा लगता है, तो वही होती है ये जो काले रंग की परत जब चढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है Ag यानी चांदी और Au सोना वायु के साथ अपक्रिया नहीं करते। सोना और चांदी जो है वो वायु से अपक्रिया नहीं करते। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है कि जो है उभयधर्मी ऑक्साइड, इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं हमारे, तो देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभय मीन्स जो दोनों में कॉमन हो। किस में कॉमन हो, अब चलिए इसको समझते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अपक्रिया करते हैं। ठीक है, और उत्पाद में क्या बनाते हैं, जल तथा लवण बनाते हैं। यही देखिए जल और लवण दोनों में कॉमन है, यानी कि ये धातु ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड मैंने अभी पढ़ा, जैसे जिंक को अगर लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे हम लोग, जिंक को लिखना हुआ तो जिंक और ओ जोड़ देंगे तो हो गया जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखना है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम ऑक्साइड लिखना तो KO। ठीक है, तो इसी लिए ये कह रहा है ये कि वे धातु ऑक्साइड, ठीक है, ये धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अपक्रिया करेंगे, अम्ल और क्षारक दोनों से अपक्रिया करके क्या बनाएंगे, एक जल बनाएंगे और एक लवण बनाएगा। ठीक है,
चलिए अब इसका जो है एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये क्या है, HCl। ये हमारा क्या है, ये अम्ल है, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है हमारा अम्ल के साथ अब क्रिया करके क्या बना रहा है, AlCl3। ये जो हमारा है ये हमारा लवण है, ठीक है। उसके बाद क्या बना रहा है, जल, H2O जल बना रहा है, ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड उसी का जो NaOH यानी ये हमारा क्षार है, इसके साथ अब क्रिया करके क्या बना रहा है, NaAlO2, ठीक है। ये हमारा एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का लवण है और क्या बना रहा है, जल बना रहा है, ठीक है। जो नाम आप लोगों को नहीं पता है वो आप लोग नाम लिखते चलेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हमारा जल है। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। धातुओं की वायु के साथ अपक्रिया के बाद अगला हमारा आता है जल के साथ अपक्रिया। धातुओं की जल के साथ अपक्रिया, रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। तो देखिए धातु जो है जल के साथ अब क्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाएगा या धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस उसके साथ क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। देखिए यहाँ यहाँ एक समझने वाली बात है, ये धातु ऑक्साइड कब बनाएगा और धातु हाइड्रोक्साइड कब बनाएगा, ठीक है। जब देखिए जब जो हमारी जो ये धातु है ये अधिक क्रियाशील जब होगी, जब धातु अधिक क्रियाशील होगी तब जल के साथ अब क्रिया करके हमारा क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जब अधिक क्रियाशील होगी तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन जब कम क्रियाशील होगी तो वहाँ हमारा क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। इसको आगे अभी हम सक्रियता श्रेणी में समझेंगे, कौन सी धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, कौन सी कम क्रियाशील होती है, ठीक है, कौन मध्यम क्रियाशील होती है, उसको समझेंगे। लेकिन यहाँ ये थोड़ा सा यही समझ लीजिए कि जो अधिक क्रियाशील होगा वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड, लेकिन जो कम क्रियाशील होगा वो ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए आगे समझते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस जल क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड। ये जो धातु ऑक्साइड है अगर ये बना, अगर इसको फिर जल के साथ अगर हम क्रिया करा देंगे तो वो क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए अब एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए हमारा सोडियम प्लस जल के साथ अब क्रिया करा रहा है। सोडियम जो होता है हमारा ये अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। तो ये जल के साथ अब क्रिया करके क्या बना रहा है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि धातु NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस H2 यानी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। गैस को इसको ऊपर से ऐसे भी दर्शाते हैं, ठीक है, ऊपर का तीर। तो देखिए NaOH जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये धातु हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ये देखिए अब अगला एग्जाम्पल हमारा लिखा है, कैल्शियम जल के साथ अब क्रिया करके क्या बना रहा है, CaOH होल टू मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये देखिए ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये कैल्शियम भी हमारा क्या होता है, अधिक क्रियाशील है। अब आगे देखिए फेरस जो है, फेरस यानी लोहा जल के साथ अब क्रिया करके क्या बनाएगा, Fe3O4। देखिए फेरस ऑक्साइड ये जो है ये धातु ऑक्साइड, देखिए फेरस जो होता है वो हमारा मध्यम क्रियाशील होता है, इसलिए ये हमारा क्या बना रहा है, ये धातु ऑक्साइड बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। धातु के जल के साथ अब क्रिया के बाद आगे हम लोग समझते हैं कि जो है जो धातुएं होती हैं, अब आगे हम समझते हैं कि अलग अलग धातु जल के साथ अलग अलग अवस्था के साथ अब क्रिया करते हैं। मीन्स अलग अलग धातुएं जो होती हैं जल की अलग अलग अवस्था के साथ अब क्रिया करती हैं। यानी कि जो धातुएं होती हैं, कुछ धातुएं जो होती हैं जल से अब क्रिया करती हैं, कुछ धातुएं जो होती हैं जल वाष्प से अब क्रिया करती हैं, कुछ धातुएं जो होती हैं गर्म जल से अब क्रिया करती हैं, कुछ धातुएं ठंडा जल से अब क्रिया करती हैं। इसमें जो है हम उसको समझेंगे, ठीक है, वो कौन कौन सी धातुएं होती हैं। चलिए आगे पहला पॉइंट हमारा लिखा है, सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ अब क्रिया करते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम जो होते हैं ठंडे जल के साथ अब क्रिया करते हैं। आगे लिखा है एल्युमिनियम फेरस, फेरस यानी कि लोहा और जिंक जल वाष्प के साथ अब क्रिया करते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये हमारे जल वाष्प के साथ अब क्रिया करते हैं, तीन धातुएं जो होती हैं। अगला पॉइंट हमारा है मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अब क्रिया करता है, ठीक है। जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो गर्म जल के साथ अब क्रिया करता है, ठंडा जल से या जल वाष्प से नहीं अब क्रिया करेगा। आगे देखिए क्या लिखा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है अब क्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि उत्पन्न H2 हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं, ठीक है।
तो देखिए ये जो हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है, ये जो है कैल्शियम, ये मान लीजिए इसे कैल्शियम है, ठीक है। ये जो हमारा जल के साथ अब क्रिया करेगा, यानी कि अगर हम इसको जल में मिलाएंगे तो इसकी जो है हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर ये बुलबुले के रूप में ऐसे आके चिपक जाते हैं, ठीक है। इसकी सतह पर, ऊपरी सतह पर आके चिपक जाते हैं। वही हमारा इसमें कह रहा है कैल्शियम और मैग्नीशियम की अभिक्रिया के दौरान जल में की सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस जो है बुलबुले के रूप में, मीन्स गाजी के रूप में, बुलबुले के रूप में, जो हम लोग गाँव में कहते हैं फेन, ठीक है, उसके चिपक जाता है उसके कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर, ठीक है। तो आगे देखिए अब एग्जाम उसके बाद लिखा है AU सोना, सिल्वर चांदी, ये जो AG है ये चांदी है, ये कॉपर एंड PB लेड, लेड को क्या कहते हैं सीसा, जल से अपक्रिया नहीं करते। ये जो हमारे 4 धातुएं हैं ये जल से अपक्रिया ही नहीं करती हैं, ठीक है। देखिए धातुओं की जल के साथ अपक्रिया के बाद अगला टॉपिक हमारा होता है कि धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया। देखिए यहाँ लिखा है क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया करती हैं, ठीक है। ये जो हमारा NCERT बुक है, NCERT बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है हम अपने नोट्स पे इसको अलग से समझ रहे हैं, ठीक है। ये NCERT में बहुत ज़्यादा लिखा है घुमा फिरा के, इसलिए हम इसको नोट्स पे समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये NCERT है इसी के टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं धातु की अम्ल के साथ अपक्रिया। इसको इंग्लिश में कहेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, ठीक है। लिखा है धातु जो है वो तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। देखिए ये तनु अम्ल के साथ ही अपक्रिया क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर इसको जो है सांद्र तनु अम्ल क्या होता है, जिसमें जो है पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है, ठीक है, तो उससे अपक्रिया कराएंगे। सांद्र अम्ल से अपक्रिया नहीं कराएंगे। क्यों अम्ल अपक्रिया नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर हम उससे कराएंगे तो वो हमारे तेज़ी से अपक्रिया करता है, ठीक है, तेज़ी से अपक्रिया करेगा तो हो सकता है अगल बगल हमारे आग भी लग सकती है। तो इसलिए हम जो है तनु अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फेरस जो है HCl, जो HCl का विलयन है वो तनु अम्ल होगा, ठीक है। ये HCl हमारा एसिड है लेकिन ये तनु एसिड, इसमें भी जल की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद HCl से अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, FeCl2, यह एक प्रकार का फेरस क्लोराइड, ये हमारा एक प्रकार का लवण है, प्लस H2 इस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए एल्युमिनियम जो है HCl के साथ मीन्स तनु अम्ल के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस 3CH2। ये जो हमारे ये लगे हैं नंबर्स, ये जो है बैलेंस को बराबर करने के लिए लगे हैं केवल, ठीक है। समीकरण को संतुलित करना हम लोग जो है इसके पहले वाले अध्याय में सीख चुके हैं, ठीक है। तो वही ये बैलेंस दोनों पक्ष को या समीकरण को संतुलित करने के लिए लगा है, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड, यह एक प्रकार का लवण है, प्लस क्या हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक है। धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया के बाद अगला टॉपिक हमारा धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अपक्रिया। देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ अदर मेटल सॉल्ट। देखिए धातुओं की अन्य धातु लवण क्या होगा, जिससे मान लीजिए ये धातु जो होगा वो किस प्रकार के धातु लवण है, जैसे सोडियम है और सोडियम क्लोराइड के साथ ये NaCl है, तो ये किस प्रकार का लवण है, सोडियम के प्रकार का, यानी धातु इसमें कौन सा धातु जुड़ा है, तो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का हमारा लवण है। अब इसके पहले हम लोग क्या समझे, फेरस, ठीक है, फेरस Cl FeCl2, ये क्या था, फेरस क्लोराइड, इसमें मीन्स किस प्रकार का धातु, ये फेरस मीन्स लोहा लगा है, ठीक है, आयरन। तो ये वही इसमें कह रहा है अन्य धातु लवण मीन्स किस प्रकार की, जो हमारा लवण है साल्ट है उसमें किस प्रकार की धातु जुड़ी है, तो वही कह रहा है धातुएं जो है, धातुओं की अन्य धातु लवण के साथ अपक्रिया, तो वो किस प्रकार की अपक्रिया करता है, चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए लिखिए धातु A, इस धातु A, ये धातु A है, प्लस लवण विलयन, ये लवण विलयन है, ये धातु है, धातु को केवल कोई मान लीजिए सोडियम है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि लवण विलयन B, ये लवण का विलयन है, ठीक है, यानी साल्ट का क्या है, सॉल्यूशन है। फिर क्या बनाएगा, लवण विलयन A, ये वाला धातु जो है इसके साथ हो गया, ठीक है, लवण विलयन, प्लस क्या बनाएगा, धातु B। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए ये फेरस है, ठीक है,
ये कॉपर सल्फेट का एक विलयन है। कॉपर सल्फेट यानी साल्ट है, मीन्स लवण का विलयन है एक प्रकार का ये। और कौन सी धातु इसके साथ जुड़ी है? कॉपर, मीन्स कॉपर, ये धातु लवण कौन सा है? कॉपर का। ठीक है, तो कॉपर का विलयन है। जब इसके साथ इसमें अभिक्रिया कराएंगे फेरस को, तो क्या बनेगा? फेरस, ये वाला फेरस देखिए इसके साथ आ गया, फेरस सल्फेट हो गया। ये कॉपर जो है अलग हो गया, यानी धातु बी जो था, ये धातु जो था वो अलग हो गया है। ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं, बस यही है मेन। इसके बाद हमारा जो है एनसीईआरटी में अगला टॉपिक आता है कि सक्रियता श्रेणी। ठीक है, चलिए समझते हैं सक्रियता श्रेणी होती क्या है। देखिए सक्रियता श्रेणी यानी एक्टिविटीज कैटेगरी या सीरीज। ठीक है, तो देखिए सक्रियता श्रेणी कहते किसे हैं? वह सारणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी कह रहा है जिसमें धातुओं की जो क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता के अनुसार उनको जो है किस क्रम में रखा गया? आरोही, मीन्स जो क्रियाशील धातु है, जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है उसको ऊपर, फिर जो कम क्रियाशील है उसको नीचे। तो चलिए यहाँ जो है हम लोग समझते हैं कि जो है ये देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी जिसको कहते हैं सीसा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, जो है पारा या सी पारा इसको कहते हैं। उसके बाद एजी सिल्वर जिसको चांदी कहते हैं, एयू जिसको कहते हैं सोना या गोल्ड। ठीक है, ये जो हमारे नीचे के होते हैं ये हमारे कम क्रियाशील हैं, और जो ये ऊपर के हमारे तत्व हैं ये जो है हमारे अधिक क्रियाशील हैं, लेकिन जो बीच में है वो क्या है? मध्यम क्रियाशील है। ठीक है, तो इसको जो है लास्ट में हम इसको जो है सबसे बता देंगे, इसको याद करने की ट्रिक एक बताएंगे, उसमें आप लोगों को याद कराएंगे। ठीक है, सक्रियता श्रेणी के सभी तत्वों को याद हो जाएगा, उसकी टेंशन आप लोग नहीं लेंगे। चलिए अब इसके आगे टॉपिक को समझते हैं। सक्रियता श्रेणी के बाद एनसीईआरटी में हमारा अगला टॉपिक आता है धातुएं एवं अधातुएं कैसी अभिक्रिया करती हैं, यानी कि धातुएं अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। चलिए इसको समझते हैं। अब हम समझते हैं धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल। लिखा है पहला पॉइंट हमारा लिखा है तत्वों को अभिक्रियाशीलता या संयोजकता कोष। चलिए इसके बाद लिखा है पूर्ण तत्वों को अभिक्रियाशीलता या संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, जो तत्व होते हैं उनकी अभिक्रियाशीलता जो संयोजकता कोष है उसको पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसके पहले के कक्षा 9 में हम लोग क्या पढ़े थे? अष्टक नियम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अष्टक नियम। उसमें हमारे जो है संयोजकता को कैसे वैलेंस करते हैं, उसमें कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस सब को वैलेंस करने के लिए हमको उसमें सिखाया गया था। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो चलिए हम इसके जो है एक थोड़ा सा एक एग्जांपल समझते हैं। ये मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। ठीक है, इसको किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे? इसको जो है करेंगे 2, 8, 1। ठीक है, इसको करेंगे 2, 8, 2, 10, 10, 1, 11। ठीक है, तो हमारे कोष जो होते थे हम लोग कक्षा 9 में पढ़े थे KLMN, इस प्रकार से हमारे कोष हुआ करते हैं। तो यानी कि पहले कोष में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, दूसरे में कितने होने चाहिए? 8, तीसरे में कितने होने चाहिए? 8। ठीक है, तो देखिए अब पहले में 2 पूरा हो गया। ठीक, 2 पूरा हो गया, दूसरे में कितना हुआ? 8 हो गया। अब देखिए तीसरे में जो है ये इसमें कितने आया? इसके तीसरे में 1 आया है, यानी कि इसको पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 7। यानी कि अगर 7 या तो ले जाए या तो 1 दे दे तब इसके कोष पूरे हो जाएंगे। अगर 1 दे देता तो यानी कि 2 कोष इसके पूरे रहेंगे। तो यानी कि 7 इसको लेना महंगा पड़ जाएगा, बल्कि 1 दे दे इसको सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए ये जो है 1 दे देता है। तो यहाँ आता है ये क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है? 17। क्या होता है? 17। ठीक है, इसको 17 ये जो क्लोरीन का है इसको आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ तक बस ये समझ लिए इसके कोष जो है संयोजकता कोष में पूर्ण करने की प्रवृत्ति किस प्रकार से इसको पूर्ण करते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा पॉइंट है धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है। ठीक है, जो धातु संयोजकता कोष है, यहाँ मैंने बताया कि नहीं? यहाँ बताया। अगर ये देखिए यहाँ बताया इसको 7 की ज़रूरत है, या तो 7 दे दे या तो 1 7 ले ले या तो 1 इसका दे दे, तब इसका कोष जो है पूरा हो जाएगा। तो वही देखिए इसमें कह रहा है कि अगर धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको ये त्याग कर दे रहा तो ये धनायन बनाएगा, यानी कि तब यहाँ का हो जाएगा सोडियम +1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लेता है
तो ये रेडायन होगा। वही देखिए इसमें कह रहा अधातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर रेडायन, यानी कि अगर ये लेगा, ये अगर लेगा तो एक माइनस प्लस माइनस होगा, रेडी हो रहा ना, अगर लेगा, और अगर देगा तो क्या होगा प्लस, जितना लेगा जितना देगा उतना प्लस उतना माइनस, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा है इसमें अगला पॉइंट हमारा इसमें है कि ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। मीन्स कह रहा है जो यौगिक मीन्स ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से या तो इलेक्ट्रॉन दे या तो इलेक्ट्रॉन ले, इससे जो बनते हैं उसको क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका जो है एक एग्जाम्पल से इसको जो है समझते हैं, इसके सभी पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए NaCl ये हमारा क्या है, एक प्रकार का आयनिक यौगिक है, ठीक है। NaCl ये हमारा क्या है, सॉल्ट भी कह सकते हैं इसको। अब देखिए हमने क्या यही संयोजकता ये इसके बारे में पढ़ा, तो देखिए क्या ये जो हमारा सोडियम है, सोडियम इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसको किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, 2 8 8, यानी कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 8 होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे देखिए क्लोरीन एक है, क्लोरीन का कितना होता है 17, क्लोरीन का क्या होता है 17, ठीक है। तो क्लोरीन का 17 उसको कैसे करेंगे 2, 8, 7, 2 8 10 और 10 7 17 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको जो है तीसरा जो थर्ड वाला है ये वाला, अब इसका जो थर्ड है इसको देखिए, इसको पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन या तो पूरा करने के लिए 7 या तो ये दूसरे से ले या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दे। वैसे इसको देखिए क्या करना, इसको अपना तीसरा जो कोष पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो 7 दे दे। इसको आसान क्या है, 1 ले ले 7 देना, इसको घाटा पड़ेगा। इसको क्या होगा, इसको क्या होगा, इसको जो है 7 लेना है या तो 1 देना है, इसको 7 लेना महंगा पड़ जाएगा, 1 दे देगा तो इसका सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो सोडियम का क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है 7, तो इसके लिखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हो गया, ठीक है। अब इसको पूरा करने के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए। इसको जो है लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, इसके लास्ट में 7 है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है क्या करता है, अपने कोष को पूरा करने या बैलेंस करने के इसको दे देता क्लोरीन को, यानी कि यहाँ 1 आ गया इसका गोल, देखिए ये गोल है तो यहाँ गोल बना दिया, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 इसमें आ जाता है और 1 ये ले लेता है। देखिए यहाँ क्या हो जाता था हमारा, तो ये हमारा हो जाता है क्या Na प्लस, तो ये प्लस Cl माइनस होता है, Cl माइनस क्यों हुआ, ये 1 इलेक्ट्रॉन देखिए ये ले रहा है, तो ले रहा है यानी कि रेडी हो रहा, भाई किसी से उधार लेंगे, लेके हम राजा थोड़े बन जाएंगे, वो रेडी उसको देना पड़ेगा। अब ये सोडियम 1 दान कर रहा है, तो इसलिए सोडियम पे 1 प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ सूत्र से देखिए क्या समझते हैं, सोडियम लिखा है, सोडियम गया टूटा, सोडियम प्लस हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन जो है 1 इसका माइनस हुआ निकल गया, तो यहाँ देखिए क्लोरीन हुआ, क्लोरीन में प्लस क्या हुआ, इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया, ये जो है सोडियम, सोडियम किसको कैसे लिखेंगे 2, 8, 1, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है सोडियम प्लस हो गया, यानी कि यहाँ क्या है 2 + 8, 1 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन का क्या हो जाएगा 2, 8, 7, तो यहाँ 1 आगे प्लस हो गया, तो यहाँ हो जाएगा इसका कोष पूरा हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है 2, 8, 8, ठीक है। यानी कि 1 माइनस ले लिए, इलेक्ट्रॉन 1 आगे इसमें जुड़ गया, तो क्लोरीन का भी पूरा हो गया, सोडियम का भी पूरा हो गया, ठीक है। तो यही हमारा जो सब था उसमें उसका सब का एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल से आप लोगों को शायद पूरा वो सब क्वेरीज क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। चलिए हमारा NCERT में अगला टॉपिक है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं उसको हम लोग भी पढ़ लिए, और आयनिक यौगिक क्या बना, जो NaCl हमारा बना था वो आयनिक यौगिक एक प्रकार से बना था। तो चलिए अब इसको समझते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म को, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे पहला इसका पॉइंट जो है भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति यह जो है आयनिक यौगिक हमको क्या एक मिला था, NaCl मिला था, NaCl के एग्जाम्पल से हम उसको सबको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, हम कहेंगे NaCl तो आप लोग समझ जाइए क्या आयनिक यौगिक।
लिखा है या ठोस, कठोर व भंगुर होते हैं। जो हमारा जो ये आयनिक यौगिक होते हैं ये ठोस भी होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर। भंगुर मीन्स पीटने पर ये टूट जाएंगे, ठीक है, फैलेंगे नहीं। तो आगे लिखा है गलनांक एवं क्वथनांक। जो आयनिक यौगिक होते हैं उसका गलनांक या और क्वथनांक अधिक होता है। गलनांक मीन्स जिसमें वो द्रव अवस्था में परिवर्तित है, और क्वथनांक जिसमें वो उबलने लगे या गैस रूप में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। दोनों इसके क्या होंगे, अधिक होते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा लिखा है घुलनशीलता। जल में घुलनशील है, परंतु पेट्रोल केरोसिन में अघुलनशील है। जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं NaCl एक प्रकार समझ लीजिए, वो क्या होगा, पेट्रोल में क्या होता है, घुलनशील होता है, जल में घुलनशील पेट्रोल और केरोसिन यानी पेट्रोल और मिट्टी के तेल जो गांव में कहते हैं उसमें हमारा नहीं घुलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा विद्युत की चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत को चालन नहीं करते। आयनिक यौगिक जो होते हैं जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, यानी कि जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं वो अगर जलीय विलयन में रहेंगे या द्रव अवस्था में या गलित रूप में रहेंगे तो विद्युत का चालन करेंगे, यानी विद्युत का सुचालक होगा। अगर ठोस अवस्था में है तो वो जो है चालन नहीं करेगा, ठीक है। NaCl मान लीजिए वो हमारा नमक है, तो उसमें जो है अगर उसको हम द्रव में मिला देंगे, उसका सॉल्यूशन बना देंगे तो वो जो है विद्युत का चालन करेगा, लेकिन अगर उसको ठोस रहने देंगे तो उसमें जो है विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही समझेंगे। अगले वीडियो में जो है धातुओं की प्राप्ति कैसे करते हैं इसके सभी विधियों को समझेंगे। वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी, और इसके जो सेकंड पार्ट है उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसके सेकंड पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।